एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन योर स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में हम आज इंटर स्टेट रिलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू रीड दिस क्लासेस, टेक नोट्स आउट ऑफ देम। स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, वो आपकी गैलरी में ही रखा रह जाएगा। एंड देन गो एंड रीड लक्ष्मीकांत। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, अब आप इसको पढ़ने के बाद जाइए और अपने लक्ष्मीकांत के कॉरेस्पॉन्डिंग चैप्टर को पढ़ लीजिए। वो चैप्टर आपका वहीं से वहीं कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर कोई इशू हो तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, विल टेक दैट क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। आज है हमारा इंटर स्टेट रिलेशंस। इससे पहले हमने सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ा था, राइट? अब हम इंटर स्टेट रिलेशन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इंटर स्टेट मतलब क्या होता है? जब टू और मोर स्टेट्स, दो स्टेट्स या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच की जब बात होती है उसको इंटर स्टेट रिलेशंस कहते हैं। सो हम जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? फेडरल है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, हमें पता है। सो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए ये जरूरी है कि सिर्फ सेंटर स्टेट के बीच में कोऑपरेशन ना हो, बल्कि टू और मोर स्टेट्स यानी इंटर स्टेट कोऑपरेशन भी हो। क्लियर है ये? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए ये जरूरी है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन तो हो ही, साथ ही साथ इंटर स्टेट यानी टू और मोर स्टेट्स के बीच में भी कोऑपरेशन हो। सेंटर स्टेट रिलेशंस के कोऑपरेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रोविजन बनाए थे उनको हमने 3 पिलर्स में पढ़े हैं। सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस, उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस पढ़ा, उसके बाद हमने फाइनेंशियल रिलेशंस पढ़ा है। इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जाइए 3 वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने टू और मोर स्टेट्स यानी इंटर स्टेट कॉमिटी एंड कोऑपरेशन के लिए क्या क्या प्रोविजंस किए हैं, आज के क्लास में हम देखेंगे। सो व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू इंटर स्टेट रिलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या कहती है, तो हमें देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने 4 प्रोविजंस बनाए हैं। देयर आर 4 मेजर पिलर्स। वो प्रोविजंस नहीं है, वो पिलर्स हैं एक्चुअली, जिसपे इंटर स्टेट कॉमिटी, इंटर स्टेट रिलेशंस बेस्ड हैं और उनको हम देखेंगे। सो पहला है हमारा, फर्स्ट इज रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। एडजुडिकेशन ऑफ, अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स में अगर वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है, इंटर स्टेट वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है, तो उसका कैसे एडजुडिकेशन किया जाए, उसका कैसे सॉल्यूशन किया जाए, उसका प्रोविजन है। और ये किस तरह के वाटर की बात हो रही है? क्या ये आसमान से आने वाला पानी है, या फिर ये समुंदर का पानी है, या फिर ग्राउंड वाटर, ये हम देखेंगे। एंड दिस इज डेल्ट इन आर्टिकल 262। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 262 में इसका जिक्र किया गया है, इस प्रोविजन का, कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, 2 या 2 से अधिक स्टेट्स में अगर वाटर को लेकर समस्या हो रही है तो उसका एडजुडिकेशन कैसे किया जाए। क्लासेस के लैंग्वेज हम मोस्टली हिंदी को रखेंगे, कीवर्ड्स को छोड़ करके, ताकि ब्रॉडर स्टूडेंट्स के पास ये पहुंच सके और उनको बेनिफिट मिल सके। नाउ कम टू सेकेंड प्रोविजन। व्हाट इज द सेकेंड प्रोविजन रिलेटेड टू इंटर स्टेट रिलेशन? सेकेंड प्रोविजन इज coordination, provision of coordination among states, coordination, and that is ensured through interstate council, coordination through interstate council, and ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 263। ठीक है। डिस्प्यूट अगर कोई हो रही है पानी की समस्या को लेकर, उसको हम 262 में डील करते हैं। एंड जब कोऑर्डिनेशन की बात आती है कि स्टेट्स में कोऑर्डिनेशन हो, हार्मोनियस रिलेशन हो, स्टेट्स आपस में बैठे और बातें करें, तो हम 263 में डील करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन क्या है, देखते हैं। म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ, मेरे साथ साथ आप भी लिखते जाइए, एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल
प्रोसीडिंग्स, ये डील किया गया है आपके आर्टिकल 261 में। इसको म्यूचुअल रिकॉग्निशन क्लॉज भी कहते हैं कि एक स्टेट, इसको डिटेल में देखेंगे, यानी अब स्टेट्स के एक्शंस हैं, जो भी रिकॉर्ड्स है या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, उसको म्यूचुअली रिकॉग्नाइज करना। सेंटर के जो एक्ट्स है उसको स्टेट रिकॉग्नाइज करेगी, एक स्टेट की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स दूसरे स्टेट में रिस्पेक्ट की जाएगी। अगेन हम देखेंगे कि ये सिविल मैटर्स में एप्लीकेबल है, क्रिमिनल में नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। यानी यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन भी हमने कवर कर लिया, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल हो गया। एंड फोर्थ डायमेंशन कौन सा बचता है बताइए? पैसे वाला ही बच रहा है। यहाँ पे हमने देखा कोऑर्डिनेशन भी करा दिया हमने, स्टेट्स के एक्ट्स, रिकॉर्ड्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का रिस्पेक्ट भी करा दिया, पानी से लेकर कोई समस्या हो उसका डिस्प्यूट को भी एडजुडिकेट करा दिया। चौथा क्या बचता है? पैसे का मसला। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। स्टेट्स पैसे कैसे कमा सकते हैं? एक ही मसला है कि सर्विस दे करके, ट्रेड करके। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस है रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। इसको हम, ये 301 या 302 to 307 तक है, इसको हम देखेंगे। एंड इनके अलावा ये सारे कौन से हैं? ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। सो दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। इसके अलावा इंटर स्टेट कॉमिटी को इंश्योर करने के लिए, इंटर स्टेट रिलेशंस को स्मूथ करने के लिए, इन सब के अलावा पार्लियामेंट ने बाई लॉ जोनल काउंसिल्स स्टैब्लिश किए हैं। तो हम, ये 4 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये 4 कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है, प्लस एक जोनल काउंसिल्स। ये 5 चीजें हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले याद रखिएगा, जोनल काउंसिल्स आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कहीं जिक्र नहीं है। जोनल काउंसिल आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और इसीलिए दीज आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी बॉडीज। याद रखिएगा, स्टैट्यूटरी बॉडीज। बहुत से लोग होते हैं जिनको स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में अंतर समझ नहीं आता। आंसर में वो जोनल काउंसिल को भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में लिख देते हैं। नो, व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन से? जिनका जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन में, वही हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एनीथिंग विच इज क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी। कोई भी ऐसी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर की है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है, वो पार्लियामेंट क्रिएट कर रही है या फिर एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से हो रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं हो सकती है। क्लियर है ये? सो जोनल काउंसिल्स आर स्टैट्यूटरी बॉडी। क्यों? क्योंकि जोनल काउंसिल्स को क्रिएट किया है पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना करके। क्लियर है ये? सो आज के क्लास में हम पहले 2 प्रोविजंस यानी जस्ट अ मिनट, एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स आर्टिकल 262 एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटरस्टेट काउंसिल दैट इज आर्टिकल 263, इनको डिटेल में, इनके जो भी प्रोविजंस हैं इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में 261 फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड जोनल काउंसिल्स को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आर्टिकल 262। So Article 262 deals with what? Article 262 deals with, Article 262 किससे डील करता है? इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के समस्या का समाधान करने के लिए, यानी एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। अब हमने जो सवाल पूछा था कि ये वाटर डिस्प्यूट तो है, बट ये किस तरह के वाटर की डिस्प्यूट है, इसका आंसर हमें यहाँ इस आर्टिकल 262 को जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ से मिलेगा। अब आर्टिकल 262 के अंदर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के एडजुडिकेशन की जब बात करते हैं तो हमें 2 प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 262 के अंदर 2 प्रोविजंस हैं, इन दोनों को हम देखेंगे। सो 262 के अंदर पहला प्रोविजन क्या है कि 262 कहता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ
Parliament by law can provide for the adjudication of any dispute. Parliament by law can provide for adjudication of what? Any dispute. Word important है, any dispute or any complaint. अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी इसको. एनी कंप्लेंट रिलेटेड टू, कोई डिस्प्यूट या कंप्लेंट किससे रिलेटेड? विथ रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल. पार्लियामेंट लॉ बना करके एडजुडिकेशन प्रोवाइड कर सकती है. किसका? कोई डिस्प्यूट हो, कोई कंप्लेंट हो, किससे रिलेटेड? यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल. अब किसका यूज, किसका डिस्ट्रीब्यूशन, किसका कंट्रोल? सवाल आता है ऑफ वाटर, ऑफ वाटर. अब हमने जो ये वाटर पढ़ा था कि ये वाटर का क्या है, यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है. ऑफ वाटर, किसका वाटर? ग्राउंड वाटर, समुंदर का वाटर, आसमान का वाटर, कहाँ का वाटर? ऑफ वाटर रिलेटेड टू इंटर, इसको हम यहाँ लिख लेंगे, इंटर स्टेट रिवर. क्लियर है? इंटर स्टेट रिवर एंड इंटर स्टेट रिवर वैलीज. इसको ध्यान से समझेंगे, उल्टा चलेंगे आसानी होगी. इंटर स्टेट रिवर यानी इंटर स्टेट मतलब, इंटर स्टेट मतलब हमने समझ लिया दो से ज़्यादा स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट है. तो ऐसे रिवर्स जो या दो से ज़्यादा स्टेट से पास कर रही हैं, या फिर इनकी रिवर वैली, ऐसे रिवर की वैली है. अब इन दोनों रिवर ऐसे रिवर या रिवर वैली के जो वाटर हैं, अब इस पानी के यूज से कोई डिस्प्यूट हो, या फिर इस पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा अलग अलग स्टेट्स में, उससे डिस्प्यूट हो, या फिर इस पानी को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो या कोई कंप्लेन हो, तो इसका एडजुडिकेशन यानी इस डिस्प्यूट या कंप्लेन का एडजुडिकेशन यानी समस्या का समाधान कौन करेगी? पार्लियामेंट करेगी. कैसे करेगी? पार्लियामेंट लॉ बना के करेगी. क्लियर है? ये 262(1) के अंदर ये प्रोविजन है. फिर से कह देती हूँ, पार्लियामेंट बाय लॉ can provide for adjudication of any dispute or complaint arising out of, कहाँ से ये dispute और complaint कहाँ से आना चाहिए? use, distribution, control. किसका? of water. कौन से water? interstate river and interstate river valley. क्लियर है? इसको बिल्कुल ऐसा ही आप बनाएंगे, ये बहुत क्लियर हो जाएगा. पहला प्रोविजन 262 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है. एंड दूसरा प्रोविजन क्या है? अगेन कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि Parliament may also provide that Supreme Court or any other court would have no jurisdiction. ये word important है, no jurisdiction when it comes to adjudication of such dispute. इस तरह के dispute या फिर complaint के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी अदर कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन ना हो, ये पार्लियामेंट लॉ बना करके प्रोवाइड करेगी. यानी पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के और अदर कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन को इस इंटरस्टेट डिस्प्यूट के इस डायमेंशन में, देखिए इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स किस में आते हैं? फेडरल डिस्प्यूट में आते हैं, राइट? और फेडरल डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है. ये हमने पढ़ा था, आगे भी पढ़ेंगे. ओरिजिनल मतलब एट फर्स्ट इंस्टांस, कोई भी डिस्प्यूट हो स्टेट्स कहाँ जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगी. एक्सक्लूसिव मतलब सबसे पहले जाएंगी और वहीं जाएंगी. एक्सक्लूसिव मतलब ओनली एंड ओनली. लेकिन वाटर डिस्प्यूट का जब मैटर आता है, जब वाटर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट का जब मैटर आता है, तब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ऑथोराइज करती है कि पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये जुरिस्डिक्शन है, जब सुप्रीम कोर्ट ही बैन हो गई तो अदर कोर्ट तो बैन हो ही जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के इस जुरिस्डिक्शन को इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट के मैटर में बैन कर सकती है. क्लियर है ये? सो कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट. ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है और ये फ्लो डायग्राम आपके बुक में, आपकी नोटबुक में बन जाना चाहिए. अब 262 के अंदर हमने कुछ प्रोविजंस देखे जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को एम्पावर किया है कि पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है लॉ बना करके. क्लियर है? अब हम ये देखेंगे कि 262 के अंदर जो पार्लियामेंट को एम्पावरमेंट मिली है, पार्लियामेंट ने उस पर कितना एक्शन लिया है. नाउ कम टू
सो 262 के अंदर जो पार्लियामेंट को एम्पावरमेंट मिला है, अब पार्लियामेंट ने इसके अंदर 2 एक्शंस लिए हैं। पहला, इनैक्टमेंट ऑफ रिवर बोर्ड्स एक्ट, पार्लियामेंट ने रिवर बोर्ड्स एक्ट बनाया, कब? 1956 में। एंड दूसरा, पार्लियामेंट ने पहला तो रिवर बोर्ड्स एक्ट बनाया एंड दूसरा क्या किया, एक और लॉ बनाया जिसको इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट भी कहते हैं, इस वजह इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं 1956। 2 एक्ट्स बनाए पार्लियामेंट ने, रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 एंड इस वजह 1956। ये एक्ट्स टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशन टाइम टू टाइम अमेंड होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ओरिजिनल प्रोविजन देखेंगे। एंड व्हेन वी विल डिस्कस करेंट अफेयर्स, अगर कुछ ऐसी चेंजेस हुई हैं, मेजर चेंजेस, तो हम करेंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे। अब रिवर बोर्ड्स एक्ट के अंदर पार्लियामेंट ने कहा, रिवर बोर्ड्स एक्ट के मेजर प्रोविजंस देख लेते हैं। रिवर बोर्ड्स एक्ट के अंदर पार्लियामेंट ने प्रोवाइड किया कि एक रिवर बोर्ड्स का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिवर बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिवर बोर्ड। कौन करेगी? क्वेश्चन है कि कौन कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब क्वेश्चन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशन है क्या कि कभी भी उठ के किसी भी रिवर के ऊपर रिवर बोर्ड बना दिया? नहीं, द आंसर इज नो। सो कैसे, अगर डिस्क्रिशन नहीं है तो कैसे करेगी? सो द आंसर इज कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिवर बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन तो करेगी, लेकिन कब करेगी? When? The next question is when? When concerned states request, जब concerned states request करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, तब सेंट्रल गवर्नमेंट रिवर बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन करेगी। क्लियर है? पर्पस क्या है, वाई क्यों हम कर रहे हैं रिवर बोर्ड्स का, हम एस्टैब्लिशमेंट क्यों कर रहे हैं? ताकि जो पर्पस ये है कि इंटर स्टेट, इसको मैं शॉर्ट में लिख देते हैं, चलिए कोई नहीं, इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज हैं, इनका रेगुलेशन हो सके, इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज का रेगुलेशन हो सके, डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए ये रिवर बोर्ड कंस्टिट्यूट कर होगी। और क्या करेगी ये रिवर बोर्ड? रिवर बोर्ड एडवाइस देगी। ये रिवर बोर्ड क्या करेगी? एडवाइस देगी, एडवाइस देगी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट को। किसके लिए एडवाइस देगी? फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज। याद रखेंगे आप, ये फ्लो चार्ट आपके पेज कॉपी जहां भी लिख रहे हैं बन जाना चाहिए। सो रिवर बोर्ड एक्ट्स का यही है। अगर हम अभी करंट अफेयर्स देखेंगे फरवरी मार्च में, जहां पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आया होगा तो हम उसको विल टेक इनटू कंसिडरेशन। आइए अब हम इस वादा पे चलते हैं, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट। ये हमेशा न्यूज़ में रहा है, अगर आपने हाल में तैयारी की होगी, शुरू की होगी, तब भी न्यूज़ में रहता है, और अगर आप पुराने से तैयारी कर रहे हैं तभी आपको ये पता होगा। सो बेसिकली इस वादा के अंदर, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक एड हॉक ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश करेगी। एड हॉक ट्रिब्यूनल, एड हॉक माने टेम्पररी बेसिस के लिए, जब तक इसको कंस्टिट्यूट किया जाएगा, एक काम दिया जाएगा, ये ट्रिब्यूनल अपना टास्क फंक्शन करेगी, उसके बाद ये डिसॉल्व हो जाएगी। तो सेंट्रल, इस वादा के ओरिजिनल प्रोविजंस के अंदर पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर, ईच वर्ड इंपॉर्टेंट है, ईच रिवर डिस्प्यूट के लिए अलग अलग सेपरेट, वर्ड इंपॉर्टेंट है, सेपरेट एड हॉक ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश करेगी। एंड इस ट्रिब्यूनल के जो अवार्ड होंगे, इस ट्रिब्यूनल का जो अवार्ड होगा वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा, फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। अब देखिए, एक ट्रिब्यूनल हमने क्रिएट किया जिसका अवार्ड फाइनल एंड बाइंडिंग किया, तो यहाँ से हमने जो पार्लियामेंट को पावर दी गई थी 262 के अंदर कि पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट और अदर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बैन कर सकती है व्हेन इट कम्स टू इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो पार्लियामेंट ने 262
का जो सेकेंड प्रोविजन है उसको इफेक्चुएट कर दिया यहाँ से। अगर आप एक ऐसा ट्रिब्यून, एक ऐसी स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं जिसके अवार्ड को आप फाइनल एंड बाइंडिंग कर दे रहे हैं, फाइनल मतलब कि इसके बाद अब कोई यहाँ से आगे आप जा ही नहीं सकते, क्लियर है। फाइनल मतलब कि ये एडहॉक ट्रिब्यूनल ने जो कह दिया वही होगा, अब इससे आगे आप कहीं नहीं जाएंगे। एंड बाइंडिंग की जो पार्टीज हैं, जो कंसर्न्ड डिफरेंट स्टेट्स हैं डिस्प्यूट में, उनको मानना ही है। देयर या इसके आगे समझ लीजिए देयर इज नो वे फॉरवर्ड, यहाँ से आगे सब कुछ अब मतलब स्टॉप हो गया, कुछ नहीं है। तो 262 क्लॉज 2 का जो प्रोविजन था, सो पार्लियामेंट ने यहाँ पे लॉ बना के इस वादा एक्ट उसको इफेक्चुएट किया। कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से जब जब डिस्प्यूट अराइज होगा डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, तो एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से सेंट्रल गवर्नमेंट एडहॉक ट्रिब्यूनल बनाएगी और जैसे जैसे डिस्प्यूट अराइज होगा उस डिस्प्यूट के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बनते जाएंगे। इस ट्रिब्यूनल का जब काम फंक्शन, एडहॉक का मतलब क्या है कि जब ये ट्रिब्यूनल का काम फंक्शन हो जाएगा, इस ट्रिब्यूनल को एंड कर दिया जाएगा। इस ट्रिब्यूनल का जो अवार्ड होगा, अवार्ड यानी डिसीजन, वो फाइनल होगा एंड बाइंडिंग होगा। फाइनल मतलब कि बस द एंड, इससे आगे आप नहीं जा सकते किसी कोर्ट में कि माई बाप हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। और बाइंडिंग मतलब कि आपको मानना ही मानना है, देयर इज नो वे फॉरवर्ड, क्लियर है। सो यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन ने जो 260 पार्लियामेंट ने जो 262 के अंदर पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया था उसको इफेक्चुएट किया। अब रिसेंटली जो बहुत सारे, इस वदा में हमेशा अमेंडमेंट्स होते रहे हैं एंड टाइम टू टाइम पार्लियामेंट ने बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स क्रिएट किए, 8, 10, 12 ट्रिब्यूनल्स क्रिएट हो गए थे। और जब भी डिस्प्यूट होता था और वो चलता रहता था। तो रिसेंट अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने एक परमानेंट स्ट्रक्चर क्रिएट किया है व्हेन इट कम्स टू इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। जैसे यहाँ पे एडहॉक ट्रिब्यूनल की बात हुई थी कि जैसे जैसे डिस्प्यूट्स आते जाएंगे वैसे वैसे एडहॉक माने कि जैसे जैसे डिस्प्यूट आते जाएंगे, जैसे कृष्णा गोदावरी का अलग होगा, बाकी नर्मदा का अलग, नर्मदा ताप्ती का अलग होगा, राइट। सो अलग अलग ट्रिब्यूनल्स की बात की गई थी। तो रिसेंट अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने जो एडहॉक टेम्पररी स्ट्रक्चर है इसको हटा के एक परमानेंट स्ट्रक्चर क्रिएट किया है एंड इसको हम करेंट अफेयर्स के क्लास में पढ़ेंगे, क्लियर है ये। सो दिस इज अबाउट 262, होप ये क्लियर होगा। अब हम 263 पे चलते हैं एंड हम देखेंगे इंटर स्टेट काउंसिल की बात करेंगे। और अगर ये क्लासेस आप फॉलो कर रहे हैं तो रेस्ट अश्योर रहिए कि आपकी पॉलिटी अनटच्ड रहने वाली है। बस क्लासेस फॉलो करिए और जो भी आपको बोला जा रहा है करने को वो कीजिए। पॉलिटी में एडीजी तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली एक्शन लेना तो आपके ऊपर है। आप में से बहुत सारे होंगे जो क्लिक करेंगे एंड शायद क्लिक करके मे भी उनको बोरिंग लगे, ज़्यादा इंटरेक्टिव ना लगे, वो स्किप कर जाएंगे। मे भी उनको लगे कि नहीं मैं एक पर्टिकुलर ही ट्यूटर से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो वहाँ चले जाएंगे। कुछ लोग होंगे जो फॉलो तो करेंगे बट स्क्रीनशॉट्स लेंगे, राइट, वो भी है। बट कुछ एक बहुत कम लोग होंगे जो कॉपी पे लिखेंगे, पेन और कॉपी का यूज़ करके लिखेंगे एंड फिर कुछ एक लोग होंगे कि लिखने के बाद जाएंगे और लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे और बार बार इन क्लासेस को भी रिवाइज करेंगे, अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे और लक्ष्मीकांत को रिवाइज करेंगे। तभी ये एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट है ना कि ये एग्ज़ाम आपसे कमिटमेंट मांगता है। सो कुछ एक लोग वो सारी चीज़ें कर पाते हैं, है ना। कहीं ना कहीं चूक तो हम रह ही जाती है हमसे, अदरवाइज एनीवे। चलिए आइए अब हम आर्टिकल 263 में चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 263 एंड हम 263 की बात कर रहे हैं तो हम इंटर स्टेट काउंसिल की बात कर रहे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट इंटर स्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल के पेरेंट आर्टिकल कौन सी है, यानी किस आर्टिकल में इंटरस्टेट काउंसिल का जिक्र किया गया है, ISC कहेंगे इसको। आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम डिटेल देखेंगे। इंटरस्टेट काउंसिल का पर्पस क्या है,
कि सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट यानी दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करना, ये इंटर स्टेट काउंसिल का कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करना, ये इंटर स्टेट काउंसिल का पर्पस है। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं कि इसके अंदर इंटर स्टेट काउंसिल के अब स्ट्रक्चरिंग पे चलेंगे कि आर्टिकल 263 में क्या क्या प्रोविजंस है। तो क्वेश्चन होता है कि आर्टिकल 263 के अंदर इंटर स्टेट काउंसिल क्रिएट किया जा सकता है, बट क्वेश्चन एक है कि कौन क्रिएट करेगा, पार्लियामेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट्स अपना खुद क्रिएट कर लेंगे, कौन क्रिएट करेगा? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु विल क्रिएट इंटर स्टेट काउंसिल? आंसर इज 263 कहता है कौन क्रिएट करेगा? प्रेसिडेंट विल क्रिएट एन इंटर स्टेट काउंसिल। क्लियर है ये? हु विल क्रिएट इंटर स्टेट काउंसिल? सो 263 सेज कि प्रेसिडेंट विल क्रिएट इंटर स्टेट काउंसिल। ना अब क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइमलाइन दिया है 263 के अंदर की कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने के 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर, 2 साल के अंदर या 50 साल के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूट होना है? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन प्रेसिडेंट इंटर स्टेट काउंसिल क्रिएट तो करेंगे, बट व्हेन? तो कॉन्स्टिट्यूशन सेज एट एनी टाइम, वर्ड इंपॉर्टेंट है, एट एनी टाइम। प्रेसिडेंट को एट एनी टाइम मतलब एट एनी टाइम प्रेसिडेंट फील्स, एट एनी टाइम प्रेसिडेंट फील्स, प्रेसिडेंट की फीलिंग के ऊपर है। प्रेसिडेंट जब भी किसी भी समय प्रेसिडेंट को फीलिंग आती है, अब ये फीलिंग किस लिए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई। इस फीलिंग का जवाब यहाँ होगा क्यों। प्रेसिडेंट किसी भी समय कर सकते हैं, बट व्हाई? तो प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि इंटर स्टेट काउंसिल जस्ट अ मिनट, प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि इंटर स्टेट काउंसिल के क्रिएशन से पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होगा, टू सर्व पब्लिक इंटरेस्ट। सो प्रेसिडेंट को अगर लगता है, फिर से हम चलते हैं 263 के अंदर कहती है कॉन्स्टिट्यूशन कि प्रेसिडेंट को अगर लगता है किसी भी समय, प्रेसिडेंट रात को सो रहे हैं, उनको सपने में सपना आता है और फिर सुबह उठते हैं और उठते के साथ उनको ये फीलिंग आती है कि यार इंटर स्टेट काउंसिल अगर मैं क्रिएट कर देता हूँ या कर देती हूँ तो पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट की फीलिंग के ऊपर है, प्रेसिडेंट जिस समय फील कर लिया प्रेसिडेंट ने, प्रेसिडेंट कैन क्रिएट इंटर स्टेट काउंसिल। क्लियर है ये? नाउ पर्पस क्या है? पर्पस हमने कर लिया। अब इंटर स्टेट काउंसिल का क्रिएशन तो हो गया, साथ ही साथ कहा गया कि प्रेसिडेंट क्रिएट तो कर सकते हैं, लेकिन इसका पर्पस, इसका नेचर प्रेसिडेंट इंटर स्टेट काउंसिल की नेचर क्या होगी, इसके ड्यूटीज क्या होंगे, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा इंटर स्टेट काउंसिल का, इसका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे फंक्शन करेगी इंटर स्टेट काउंसिल। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि जैसे प्रेसिडेंट अपने फीलिंग के ऊपर इंटर स्टेट काउंसिल क्रिएट कर सकते हैं, उसी तरह से प्रेसिडेंट अपने फीलिंग के ऊपर प्रेसिडेंट डिफाइन भी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट विल डिफाइन कि इस काउंसिल का, आई थिंक ये उल्टा हो गया, जस्ट अ मिनट आप लोग, यस। सो द क्वेश्चन इज कि काउंसिल की नेचर क्या होगी, काउंसिल के ड्यूटीज क्या होंगे, इस काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, एंड काउंसिल की प्रोसीडिंग्स क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगा, कैसे काम करेगी काउंसिल। सो कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि जिस तरह से प्रेसिडेंट साहब को ये परमिशन है कि प्रेसिडेंट साहिबा किसी भी समय जब उनको फीलिंग आए, वो पब्लिक इंटरेस्ट में अगर उनको लगता है कि काउंसिल क्रिएट करने से पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होगा, तो वो जब वो क्रिएट करेंगी प्रेसिडेंट साहिबा, उसी समय प्रेसिडेंट साहिबा इस काउंसिल के नेचर, ड्यूटीज, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन को भी डिफाइन कर देंगी। क्लियर है ये आपको? ओके, इतना तो क्लियर होगा। अब हमने यहाँ देखा, हमने लास्ट पॉइंट ये देखिए, हमने कहा कि प्रेसिडेंट जब इंटर स्टेट काउंसिल क्रिएट करेंगे या करेंगी तो उसके फंक्शंस, ड्यूटीज को भी डिफाइन करेंगे। लेकिन इसके साथ 263 के अंदर कुछ फंक्शंस एंड ड्यूटीज दिए हुए हैं, ये हमें जानना जरूरी है। कुछ तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट विल डिफाइन, जब भी प्रेसिडेंट इंटर स्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे या करेंगी, प्रेसिडेंट डिफाइन करेंगे। अब कुछ ड्यूटीज 263 के अंदर
लिखे हुए हैं कि जब भी प्रेसिडेंट साहब या प्रेसिडेंट साहिबा इंटरस्टेट काउंसिल कंस्टिट्यूट करेंगे, ये ड्यूटीज तो होने ही होने, इसके एडिशन में प्रेसिडेंट डिफाइन करेंगे। तो हम 263 के अंदर जो ड्यूटीज हैं उसको देखेंगे। आइए चलते हैं। सो आर्टिकल 263 के अंदर इंटरस्टेट काउंसिल के तीन फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं। एक एक करके देखेंगे। पहला है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद फ्यूचर में हमारे फोर फादर्स ने को पता था, दे वर विजनरी, कि भाई इश्यूज तो होंगे, तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद कोई डिस्प्यूट अराइज होता है स्टेट्स के बीच में, कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है स्टेट्स के बीच में, तो इस डिस्प्यूट को इंक्वायर करना है कि क्यों अराइज हुआ है, इसकी इंक्वायरी करनी है। एंड इन एक बार इंक्वायरी कर दी तो फिर क्या करना है, एडवाइस देना है कि भाई ये डिस्प्यूट क्यों हुआ और इसको कैसे टाला जा सकता था और फ्यूचर में फिर से डिस्प्यूट ना हो। क्लियर है ये? तो 263 के अंडर इंटरस्टेट काउंसिल के फंक्शंस दिए हुए हैं। पहला फंक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद कोई भी अगर डिस्प्यूट अराइज होता है दो या दो से अधिक स्टेट के बीच में, तो इंटरस्टेट काउंसिल इंक्वायर करेगी कि ये डिस्प्यूट क्यों अराइज हुआ एंड उसके बाद एडवाइस देगी कि क्या किया जा सके, सॉल्यूशन क्या किया जाना चाहिए कि इस तरह के डिस्प्यूट्स दोबारा ना हो। क्लियर है ये? अब दूसरे फंक्शन में चलते हैं। आइए, सेकेंड फंक्शन क्या है कि सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट, यानी सेंटर स्टेट और स्टेट के बीच में कॉमन इंटरेस्ट के मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करना है। इसको एक्सप्लेन करूंगी मैं। कॉमन इंटरेस्ट के मैटर को इन्वेस्टिगेट करना है एंड इसको फिर डिस्कस करना है। अब कॉमन इंटरेस्ट के मैटर्स को इन्वेस्टिगेट क्यों करना? अब देखिए, मेरे और आप, अब सेंटर स्टेट एंड स्टेट को छोड़िए, मेरे और आपके बीच में हमारे ताल्लुकात तब तक अच्छे बने रह सकते हैं जब तक कि हमारा इंटरेस्ट कन्वर्ज होता हो, राइट? तो जब तक हमारा कॉमन इंटरेस्ट मिल रहा है, हमारी दोस्ती अच्छी हो सकती है, हमारे बीच में कोऑपरेशन भी रहेगा, कोऑर्डिनेशन भी रहेगा, एक ही गोल पे मैं काम कर रही हूँ, आप काम कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट की कोई बात ही नहीं है। अगर कन्फ्लिक्ट अराइज भी होता है तो मैं, आप और हम सब बैठकर बात कर लेंगे, राइट? इसीलिए जब भी कहा जाता है कि जो एनिमी नेशंस होते हैं या फिर इंडिया और चाइना के बीच में बात की जाती है कि ट्रेड बढ़ाइए, ट्रेड इंक्रीज कीजिए, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो कि हाईली इंटरेस्ट का है दोनों कंट्रीज के लिए। और मान लीजिए कि इंडिया और चाइना के बीच में 3-4 ऐसे एरियाज हो जहां से फ्रिक्शन होता है, लेकिन 10-20 ऐसे एरियाज हो जहाँ पे उन लोग के इंटरेस्ट को सर्व होता है, वहाँ की इंटरेस्ट, उन दोनों की इंटरेस्ट सर्व होती है, राइट? तो वो ऐसे 3-4 वाले जो फ्रिक्शन वाले एरियाज हैं उनको छोड़कर वो इन एरियाज पे फोकस करेंगे जहाँ पे उनका इंटरेस्ट सिक्योर हो रहा है। लेकिन यही उल्टा कर दीजिए कि 3-4 ऐसे एरियाज हो जहाँ पे सर्व हो रहा है इंटरेस्ट एंड 10-20 ऐसे एरियाज हो जहाँ पे फ्रिक्शन है, तो फिर वो ये पीछे हो जाएंगे, वो दिन रात बैठ कर आपस में लड़ते रहेंगे। क्लियर है? सो कॉमन इंटरेस्ट का यही मतलब होता है। आज लोहड़ी है, बैकग्राउंड में भी आपको ढोल ताशे सुनाई दे रहे होंगे। आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठंड भी हो सकता है कि अब एक हफ्ते में कम हो जाए, तो पढ़ाई थोड़ी गियर अप कर लीजिए। वापस आते हैं। सो कॉमन इंटरेस्ट का मतलब यही है कि सेंटर और स्टेट्स और डिफरेंट स्टेट्स के बीच में मान लीजिए जितना ज़्यादा कॉमन इंटरेस्ट, जितना ज़्यादा ऐसे सब्जेक्ट्स जहाँ पे दोनों स्टेट्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट, कॉमन इंटरेस्ट मतलब इंटरडिपेंडेंस को सिक्योर प्रमोट करना, जितना ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट रहेंगे उतना ज़्यादा उनके बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन होगा। तो इंटर स्टेट काउंसिल का दूसरा फंक्शन ये है कि सेंटर और स्टेट्स और इंटर स्टेट यानी 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करना और डिस्कस करना। क्लियर है ये? अब तीसरे फंक्शन पे आइए, आ जाते हैं। तीसरा फंक्शन इसी दूसरे फंक्शन से इमानेट होता है कि अगर कॉमन इंटरेस्ट का कोई सब्जेक्ट मिल जाता है तो इस सब्जेक्ट को
पे, इस सब्जेक्ट पे रिकमेंडेशन भी देना, इस सब्जेक्ट पे रिकमेंडेशन भी देना। और किस डायरेक्शन में रिकमेंडेशन देना कि स्पेशली कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कैसे हो सके एंड पॉलिसी एक्शन क्या क्या होने चाहिए। स्पेसिफिक डायरेक्शन देना है कोऑर्डिनेशन एंड पॉलिसी एक्शन को, कोऑर्डिनेशन कैसे इंश्योर किया जा सके एंड क्या क्या पॉलिसी एक्शंस होने चाहिए, इस मसले पे रिकमेंडेशन देना है। सो 263 के अंडर इंटरस्टेट काउंसिल की ये फंक्शंस दिए हुए हैं कि प्रेसिडेंट को जब भी फीलिंग हो एंड जब भी प्रेसिडेंट आईएससी बनाए, ये तो फंक्शंस रहेंगे ही, ये फंक्शंस तो करना ही करना है। इसके अलावा प्रेसिडेंट साहब या प्रेसिडेंट साहिबा को जब भी फीलिंग आती है, प्रेसिडेंट साहब उसकी ड्यूटीज, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने बात कर ली, लेकिन याद रखना ये है कि इंटरस्टेट काउंसिल के ये जो भी फंक्शंस हैं, जो भी हमने बात की कि दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स को इंक्वायर करना एंड एडवाइस देना, किसी भी सूरत में याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी फंक्शन है। एडवाइजरी फंक्शन मतलब इनका नेचर कैसा होगा, नॉन बाइंडिंग। क्लियर है ये? अब यहाँ पे जरा हम आ जाते हैं, इसको देख लीजिए। हमने पहला फंक्शन 263 में देखा कि दो स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट है इसको इंक्वायर करना। अब ये फंक्शंस अगर आप 131 पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 131 में, ये सुप्रीम कोर्ट का भी फंक्शन है, टू इंक्वायर इनटू डिस्प्यूट ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल। एडवाइस हटा दीजिए, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन है, बट ये सुप्रीम कोर्ट का जो भी होता है एडवाइस, वो बाइंडिंग होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन उठेगा कि सेम फंक्शन ये काउंसिल भी कर रही है, इंटरस्टेट काउंसिल भी इंटरस्टेट डिस्प्यूट में इंक्वायर कर रही है, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस को कंप्लीमेंट कर रही है या फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है? तो याद रखिएगा कि ये इंटरस्टेट काउंसिल का जो फंक्शन है कि इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स के को इंक्वायर करने, सुप्रीम कोर्ट का जो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री है एंड कोर्ट की जो एडवाइस होती है वो बाइंडिंग होती है। और यहाँ पे ये आईएससी का जो भी काम है ये सिर्फ एडवाइजरी नेचर का है। क्लियर है? ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये सेपरेट नहीं है या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। ये चीज़ आपको बतानी थी, याद रखिएगा। आईएससी का जो भी फंक्शन होगा वो नॉन बाइंडिंग होगा एंड कोर्ट का जो 131 के अंदर फंक्शन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना या फिर उसके सेपरेट नहीं है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री है। 130 अगर आईएससी ने, मान लीजिए इंटरस्टेट काउंसिल ने किसी डिस्प्यूट पे अपनी एडवाइस दी है, तो कोर्ट में जब उस सेम डिस्प्यूट जाएगा 131 के अंदर, तो कोर्ट इस एडवाइस का रेफरेंस ले सकती है कि देखिए ये वहाँ पे कोर्ट के सामने इस आईएससी के एडवाइस को एज अ परसुएसिव वैल्यू आप रख सकते हैं, दलील दे सकते हैं। इसका परसुएसिव वैल्यू है कि जनाब इंटरस्टेट काउंसिल ने भी ये रिकमेंडेशंस किया है, या फिर कोर्ट खुद सुओ मोटो इस एडवाइस का रेफरेंस ले सकती है। इससे ज़्यादा इस एडवाइस का कोई वैल्यू नहीं है। कोर्ट के फंक्शंस के कंप्लीमेंट्री है, एंटागोनिस्टिक नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, उससे ऊपर नहीं है, सुपेरियर नहीं है। क्लियर है ये? चलिए, ओके। अब हम इंटरस्टेट काउंसिल की बहुत सारी कहानियाँ देख लिए हमने, क्या क्या फंक्शन, थ्योरेटिकल पार्ट देख लिए। अब हम देखेंगे कि इस काउंसिल का प्रेसिडेंट साहब को अगर फीलिंग आ जाए तो किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, आज तक कभी हुआ भी है या नहीं है, हुआ है तो क्या स्ट्रक्चर रहा है, कि कौन सी सरकार ने की है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो अब हम बात कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल की एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो वर्ड यूज किया है, आइए फिर से देखते हैं कि व्हेनेवर प्रेसिडेंट फील्स एट एनी टाइम, वर्ड क्या है, कोई टाइम लिमिट नहीं था। तो 1950 से लेकर के 1980 तक किसी को फीलिंग ही नहीं आई, किसी भी प्रेसिडेंट को फीलिंग ही नहीं आई। 1983 में
1983 में सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए सरकारिया कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया। सरकारिया कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब ये सरकारिया कमीशन 1988 में अपनी रिकमेंडेशन देती है और इसके कमीशन की वन ऑफ द रिकमेंडेशंस में होता है कि देखिए जनाब, आप एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल क्रिएट कीजिए, परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन कीजिए। अब सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए 1990 में, आइए 1990 आ चुका है, 1990 में जनता दल की सरकार होती है। किसकी सरकार होती है? जनता दल की सरकार होती है। मैं जनता दल सरकार लिख रही हूँ, गवर्नमेंट, और इसके लीडर होते हैं वीपी सिंह। कौन होते हैं? वीपी सिंह। अब इन्होंने, वीपी सिंह ने 1990 में इंटर स्टेट काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन किया था, परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल। क्लियर है? याद रखेंगे आप। अब आइए, अब इंटर स्टेट काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूशन हो गई है तो इसके हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। मेंबर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स होंगे इंटर स्टेट काउंसिल में, स्ट्रक्चरिंग कैसी होगी। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि इंटर स्टेट काउंसिल इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्लीज याद रखिएगा, इंटर स्टेट काउंसिल को प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, और यही जब जोनल काउंसिल की बात आएगी तो होम मिनिस्टर चेयर करते हैं। अंतर, ये डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इंटर स्टेट काउंसिल्स आर चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। इसके अदर मेंबर्स कौन होंगे? तो जितने भी स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स होंगे, स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स। ऐसे यूटीज जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके चीफ मिनिस्टर्स होंगे। यूटीज जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, यूटीज विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। मैंने विदाउट ऐसा लिख दिया, आप मत लिखिएगा। यूटीज विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। और ऐसे स्टेट्स जहां पे गवर्नर रूल है, प्रेसिडेंट रूल है, स्टेट्स विथ प्रेसिडेंट रूल, यहाँ के गवर्नर होंगे। क्लियर है? अब इनके अलावा प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है कि प्राइम मिनिस्टर 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स, और इसमें एक इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर। यानी होम मिनिस्टर का रहना तो फिक्स ही है। होम मिनिस्टर ऑफ कोर्स नॉमिनेट होते हैं लेकिन होम मिनिस्टर होंगे ही होंगे। ये मेंबर्स, ये स्ट्रक्चर है काउंसिल की कि इंटर स्टेट काउंसिल को कौन चेयर करेगा? प्राइम मिनिस्टर। और कौन कौन से मेंबर्स होंगे? जितने भी स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स होंगे। ऐसे यूटी जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके चीफ मिनिस्टर्स होंगे। ऐसे यूटी जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है उसके एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। ऐसे स्टेट्स जहां पे प्रेसिडेंट रूल है उसके गवर्नर होंगे। एंड इनके अलावा प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स को, जिसमें कि होम मिनिस्टर तो होने ही होने हैं। क्लियर है ये? तो इस काउंसिल का हम देख लेते हैं। अब इस काउंसिल के जो फंक्शन है, हमको पता है कि इस काउंसिल का फंक्शन क्या होगा, देख लेते हैं। हमने मेंबरशिप देख लिया, स्ट्रक्चर कंपोजिशन देख लिया, फंक्शन देख लेते हैं। इस काउंसिल का फंक्शन कैसा है? एडवाइजरी है। एडवाइजरी मतलब सलाह दे सकते हैं। मेरा काम है आपको कहना कि ये क्लासेस फॉलो करिए, नोट्स बनाइए, किताब पढ़िए, बार बार इन क्लासेस को देखिए, अब सीरियस हो जाइए, जनवरी 15 बीत गया ऑलमोस्ट। तो लेकिन बाइंडिंग है क्या आपके ऊपर? ऑब्लिगेशन कानूनन बाइंडिंग तो नहीं है, आपके ऊपर है आप माने या ना माने। तो एडवाइजरी माने नॉन बाइंडिंग। क्लियर है ये? अब कोई टाइमलाइन क्वेश्चन ये आता है कि ये कोई फ्रीक्वेंसी है, कोई टाइम पीरियड है कि 1 साल में कितनी बार ये काउंसिल को मिलना चाहिए। तो याद रखिएगा कि इसकी जो मीटिंग है, काउंसिल की मीटिंग है, ये एटलीस्ट थ्राइस अ ईयर होनी चाहिए। एटलीस्ट
थ्राइस अ ईयर, यानी एक साल में 3 बार तो कम से कम मिलना ही मिलना है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंटर स्टेट काउंसिल को कम से कम 3 बार तो मिलना ही मिलना है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसकी जो भी प्रोसीडिंग्स होती है वो कैमरा में रिकॉर्ड होती है। और याद रखिएगा कि जो भी डिसीजंस होते हैं वो कंसेंसस के बेसिस पे लिए जाते हैं। क्लियर है? कोई मेजोरिटी वोटिंग नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, सबकी सहमति से डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ये हमने पूरे इंटर स्टेट काउंसिल के ओरिजिन से लेकर के सरकारिया कमीशन, जनता दल, वीपी गवर्नमेंट 1990, इसके मेंबर्स या फिर इसको कंपोजिशन कह लीजिए, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर कह लीजिए, इसकी वर्किंग हमने देखा, किस तरह से मीटिंग्स होती है, कैमरा में होती है, कंसेशन पे होती है। अब इसके अलावा अब 1990 तो हम पहुंच गए हैं, तो 1991 में भी चले आते हैं। तो 1991 में इंटर स्टेट काउंसिल की सेक्रेटेरिएट बनाई गई, सेक्रेटेरिएट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, या फिर इसी को ही इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट भी बोल सकते हैं। 1991 में ही इसकी सेक्रेटेरिएट बना दी गई। और याद रखेंगे कि सेम सेक्रेटेरिएट जो इंटर स्टेट काउंसिल की है, ये 2011 से जोनल काउंसिल की सेक्रेटेरिएट की तरह फंक्शन करती है। जोनल काउंसिल अभी हम देखेंगे, जोनल काउंसिल के सेक्रेटेरिएट की तरह फंक्शन करती है। एक और साल इंपॉर्टेंट है, 1991 में आ गए हम, आइए 1996 में चलते हैं। हमने इंटरस्टेट काउंसिल बना दी 1990 में, सेक्रेटेरिएट भी बना दिया, और हमने कहा कि देखिए साल के तीन बार तो साल में कम से कम मिलना चाहिए। अब ये काउंसिल साल में 3 बार मिल रही है, यहाँ मिली, यहाँ मिली, यहाँ मिली। अब इससे पहले क्या, कोई कंटिन्यूटी नहीं, इसके बाद क्या, कोई कंटिन्यूटी नहीं, एंड बाद का कोई कंटिन्यूटी नहीं है काउंसिल के फंक्शन में। तो इस काउंसिल के फंक्शन में कंटिन्यूटी को इंश्योर करने के लिए 1996 में इंटर स्टेट काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई। स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई, याद रखिएगा। पर्पस क्या है इसका, जैसे हमने कहा कि इंटर स्टेट काउंसिल यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, तो इसके पहले भी अब स्टैंडिंग कमेटी है इंटर स्टेट काउंसिल की, ये काम कर रही होगी। काउंसिल यहाँ मिली, जो भी डिसीजंस हुए, जो भी रिजोल्यूशंस हुए, काउंसिल तो मिलकर चली गई, बट ये स्टैंडिंग कमेटी काउंसिल की फंक्शन करती रहेगी। फिर इसने अपने रिसर्च किए, अपने रिकमेंडेशंस तैयार किए, अब फिर से इंटर स्टेट काउंसिल यहाँ मिलती है। अब इंटर स्टेट काउंसिल फिर से डिसीजन लेती है, जो भी रिजोल्यूशंस लेती है, और ये इंटर स्टेट काउंसिल मिलकर चली जाती है, और फिर से काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी फंक्शन में है। आईएससी यहाँ मिलती है, इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल फंक्शन में। तो ये कंटिन्यूटी इंश्योर करने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल के फंक्शनिंग में स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई 1996 में। होप ये क्लियर हो आपको, ठीक है। पर्पस जैसा हमने डिस्कस कर दिया कि कंटिन्यूअस कंसल्टेशन इंश्योर करना, कंटिन्यूटी, इंटर स्टेट काउंसिल के फंक्शंस में कंटिन्यूटी इंश्योर करना काम है, याद रखेंगे। इसके स्ट्रक्चर्स क्या है, याद रखिएगा। इंटर स्टेट काउंसिल की जो स्टैंडिंग कमेटी है, दैट इज चेयर्ड बाय होम मिनिस्टर। चेयरमैन कौन होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन। एंड बिसाइड्स दिस देयर आर 5 अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स and other 9 chief ministers that are selected by the some random facts। आपको इतना ही जानना है। सो इंटर स्टेट काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी 1996 में बनाई गई। पर्पस हमने बना दिया आईएससी की कंटिन्यूटी इंश्योर करने के लिए। आईएससी, इंटर स्टेट काउंसिल को चेयर कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इंटर स्टेट काउंसिल की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको कौन चेयर करता है, होम मिनिस्टर। इंटर स्टेट काउंसिल के अदर मेंबर्स कौन से हैं, ये सारे हैं, जितने भी स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स। यूटीज विथ लेजिस्लेटिव असेंबली के चीफ मिनिस्टर, ऐसे यूटी जिनका लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। ऐसे स्टेट्स जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल है, गवर्नर होगा, एंड 6 कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर। ये 6 कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर यहाँ पे शिफ्ट हो गए, जहाँ पे जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको चेयर होम मिनिस्टर कर रहे हैं, बाकी ये 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स आ गए। एंड नाउ 9 चीफ मिनिस्टर्स हैं, सिर्फ सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स नहीं हैं। दीज आर सिलेक्टेड ऑन द रैंडम फैक्टर्स, जो कि हमारे काम की नहीं है, हमारे स्कोप से बियॉन्ड है वो जानना। क्लियर है ये।
सो दिस इज़ अबाउट योर इंटर स्टेट काउंसिल एंड जनरल काउंसिल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं जिसको डिस्कस करने के लिए मुझे टाइम चाहिए था। दैट्स वाई आई हैव चोजन ओनली these two topics. आई होप दिस क्लास हैज हेल्प यू। नोट्स बनाइए, फ्लो चार्ट डायग्राम बनाइए, तुरंत जाइए और अपने बुक से रिवाइज कीजिए एंड यू विल डू गुड इन योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।